नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो आज हम जान लेते हैं ग्राम श्री कविता का भावार्थ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर ग्राम श्री कविता के। तो पहला पैराग्राफ, फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल निर्मल। तो उजली होता है चमकदार, हरित मीन हरा, रुधिर, रुधिर होता है रक्त खून, श्यामल भू हरी भरी धरती, चिर निर्मल मीन एकदम स्वच्छ, निर्मल होता है स्वच्छ, तो चिर मीन एकदम स्वच्छ, फलक नीला विस्तार। तो आइए अब इसका हम भावार्थ जान लेते हैं। गांव की जो प्राकृतिक सुषमा है एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं, गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं कि गांव के खेतों में हर दर दर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल एवं चमकीली शोभायमान हो रही है। हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां जो है ऐसी चमक रही हैं मानो उनमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो। हरियाली से शोभायमान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या एक फलक की तरह झुका हुआ है। आशय ये है कि गांव का प्राकृतिक परिवेश अति मनोरम एवं समृद्ध है। जो भी गांव की उसने एक गांव की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस ग्राम श्री कविता में। तो ये था पहला पैराग्राफ। इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आइए जानते हैं। ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम है छात्रों सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत। एक प्रश्न तो हर पाठ में से आपका यही बनता है। हरे तिनकों पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? हरे तिनके जो होते हैं उन पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? हरे तिनकों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे इस तरह चमकने लगते हैं जैसे तिनकों के तनों से हरे रंग का रुधिर बह रहा हो। रुधिर होता है ब्लड, खून, हरे रंग का। ऐसा लग रहा है मानो कि हरे रंग का रुधिर बह रहा हो, उनमें संजीवता आ गई हो, मीन एक लाइफ आ गई है। संजीवता सांस लेने वाली वस्तु से तुलना कर दी है। चांदी की सी उजली जाली किसे कहा गया है और क्यों? चांदी की सी उजली जाली किसे कहा गया है और क्यों? चांदी की प्रातःकालीन सूर्य की चमकती हुई किरणों के लिए कहा गया है। किरणों के लिए क्या शब्द यूज हुआ है कविता में? चांदी की सी उजली जाली जो है वह सूर्य की चमकती हुई किरणों के लिए कहा गया है, क्योंकि हिलते झूलते पेड़ पौधों पर तथा घास पर धूप चमकने लगती है। किरणों का आधा तिरछा पड़ना चांदी की उजली जाली के समान लगता है, चांदी की उजली जाली के समान लगता है। खेतों में फैली हरियाली की उपमा किससे दी गई है? खेतों में जो हरियाली है वो उसकी उपमा किससे की गई है? कोमल मखमल से दी गई है। खेतों में फैली हरियाली की उपमा कोमल मखमल से दी गई है। मखमल अतीव कोमल एवं चमकदार कीमती कपड़ा होता है। मखमल जो होता है छात्रों
एक चमकदार और बहुत ही कीमती कपड़ा होता है। हरियाली भी प्रातःकाल अतीव आकर्षक एवं कोमल दिखाई देती है। हरियाली को भी आकर्षक बताया गया है। प्रातःकाल का मौसम आप कभी देखते होंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है, मीन फील होता है। अब पैराग्राफ दूसरा कविता का। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा होती है धरती, आई जो गेहूं की बालियों की बात की गई है, मीन तिनकों की, वो खेत में लहलहा रहे हैं। हर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलात गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। मीन रोमांचित मीन हो अति प्रसन्नता का भाव प्रकट किया गया है। वसुधा मीन धरती, वाली मीन फसलों की जो वालियाँ होती हैं। सनई एक पौधा है, षण का पौधा होता है। किंकणियों करधनी, तैलाकत तेल की सी, तेलाकत मीन तेल की सी, भिनी मीन हल्की, धरा मीन धरती, तिसी मीन नीले फूल वाला पौधा, अलसी या फिर अलसी का पौधा बोल सकते हैं आप, अपने अपने राज्य में अपने अपनी लैंग्वेज। भावार्थ ये है कि कवि के कहने का आशय है ये कि कवि गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं समृद्धि का वर्णन करते हुए कहता है कि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। इन बालियों पर तीखे तूस के नोक होते हैं। उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि उससे मानो धरती को रोमांच हो गया है। खेतों में अरहर और सनई फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई हैं और उनकी फलियां करधनियों की भांति बजने लगी हैं। खेतों में चारों ओर सरसों पीले पीले फूलों से लद गई है, जिसकी भीनी भीनी तैलीय गंध वातावरण में फैल रही है। ये तो हरी भरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए अलसी के नीले फूल भी झांकने लगे हैं और वे नीलम की कलियां जैसी प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर फसलों का मनोहारी चित्रण किया गया है। जब खेतों में फसल जो है वह कनक की फसल जो है पक कर लहलहाती है सुनहरे रंग में, तो उसका प्राकृतिक सुषमा का समृद्धि का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। अब इसमें कुछ प्रश्न भी बनते हैं, आइए जानते हैं। वसुधा कैसे रोमांचित हो रही है? वसुधा जो है, वसुधा मीन धरती, धरती कैसे रोमांचित हो रही है? धरती पर खड़ी जो गेहूं की फसल पर बालियां आ गई हैं। बालियां मीन वो फसल के जो दाने आते हैं, वे बालियां तीखे तुस वाली होती हैं जो कांटों की तरह चुभती हैं, मानो उससे धरती रोमांचित हो रही हो, अर्थात पैने तुस वाली बालियों के रूप में धरती के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां, इसका आशय क्या है? इसका कहने का भाव ये है कि छात्रों, अरहर और सनई की षण की फसल होती पक गई है और उनकी फलियां हवा में हिलने ढूंढने पर मधुर आवाज़ कर रही हैं। जब वह हिलती हैं हवा से तो उनसे एक मधुर सी आवाज़ आती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने अपनी कमर में घुंघरूदार करधनी बांध ली हो, करधनी बेल्ट बांध ली हो अपनी कमर पर। प्रश्न 3, तीसी की कली। तीसी की कली किसे कहा गया है? कवि ने क्या कल्पना की है? तीसी अर्थात अलसी की कलियां नीली होती हैं। हरी भरी धरती में अलसी की नीली कली नीलम नामक रतन की तरह सुंदर दिखाई देती है। नीलम नामक जो रतन होता है, सबसे कीमती होता है, उसकी तरह सुंदर दिखाई देती हैं तीसी की कली मीन अलसी की कलियां। सरसों की फसल की शोभा कैसे बताई गई है? अब सरसों की फसल आपने देखा होगा, खेतों में पीले पीले फूल खिले होते हैं और
फलियां लगी होती हैं। सरसों की फसल की शोभा इस तरह है कि उसमें सब और पीले पीले फूलों के गुच्छे दिखाई देते हैं। उन फूलों से जो गंध निकल रही है वह भीनी भीनी तैलीय गंध है और वह वातावरण को स्निग्ध बना रही है और वातावरण को सुंदर आकर्षित बना रही है। जब सरसों खेतों में फूल जाती है तो उसका बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। आपने भी देखे होंगे सरसों के पौधे, वहाँ खेतों में लहलहाते हुए पीले फूल। कनक उस समय छात्रों एक कनक की फसल होती है और एक सरसों की। तो आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना।